इस लेक्चर में इंडो पाक वार 1971 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक युद्ध हुआ था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये बांग्लादेश को लेकर हुआ था। ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है पहले ये जानेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली देखो, नेशनल क्रेडिट कॉर्प एनसीसी, इसने अभी घोषणा की, अनाउंस किया कि एक आज़ादी का विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम सेलिब्रेट करेगा। जो देखो, हम अपने 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, जो हमारी इंडिया की इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, उसके 75 साल 75 ईयर कंप्लीट हो गए। उसके उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे इंडिया में। और इसी का पार्ट है ये जो एनसीसी ने डिक्लेयर किया, आज़ादी की विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम। इसके अंडर क्या है, जो आज़ादी का विजय श्रृंखला प्रोग्राम है, ये इंडो पाकिस्तान वार जब हुआ था 1971 में, जो उसके ब्रेव बहादुर सैनिक थे, उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए 75 लोकेशन पे ये कंट्री में सेलिब्रेट किया जाएगा। उनको सम्मान देने के लिए जो ब्रेव बहादुर सैनिक थे। संस्कृतियों का जो महासंगम है, इसमें स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बनेंगे। न्यू दिल्ली में कैंप लगाए जाएंगे जगह जगह पे। उसमें क्या है, एक ये कैंप लगेगा, उसमें बहुत जगह से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये कल्चरल को एक्सचेंज करेंगे, कल्चर को, संस्कृति को एक्सचेंज किया जाएगा इस कैंप में। स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन जो कैंप लग रहा है न्यू दिल्ली में। तो ये क्या है इंडो पाकिस्तान वार 1971 क्यों हुआ, क्या रीजन थे, इसके सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इससे पहले देखो, पाकिस्तान के साथ हमारा 1948 में ही, लगभग 1947 से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने देखो अपने यहाँ कुछ कबीले भेजे थे यहाँ इस जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इंडिया का पार्ट नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे, इसके राजा हरि सिंह, उन्होंने माना नहीं था। लेकिन बाद में इन्होंने ये बोला था उस टाइम पे कि हम देखो अलग ही कंट्री बनाएंगे अपनी, और अगर हम पे कोई, मान लो पाकिस्तान हमला करेगा तो हम इंडिया के साथ मिल जाएंगे, अगर इंडिया हमला करेगा, अटैक करेगा, तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने भाई साहब हमला कर दिया, तो फिर राजा ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक डॉक्यूमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। तो फिर इंडिया का पार्ट बन गया जम्मू कश्मीर। तो इंडिया ने आर्मी भेज दी। तो तब एक तो ये वार हुआ इसके साथ, पाकिस्तान के साथ 1948 में। एक हुआ फिर 1965 में, उसमें भी इंडिया जीता। 1965 में हुआ, 1948 के बाद 1965 में। फिर 1971 में हुआ बांग्लादेश को लेके। फिर एक 1999 में हुआ, ये हुआ कारगिल वार। तो ये इतने वार हुए थे पहले। अब इसमें हमारा मेन जो टारगेट है वो है 1971 का वार, जो बांग्लादेश को लेके हुआ था। तो ये क्या है, देखो पॉलिटिकल इम्बैलेंस था, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था। एक ये वेस्ट पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान है ये वेस्ट पाकिस्तान था, और ये ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश। ये बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो ये था ईस्ट पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के दोनों पार्ट थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का इलेक्शन होता था दोनों के लिए ही। तो 1950 से ही क्या हुआ था, जो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो यहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना, तो इन्होंने क्या है, ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी, मेन लैंग्वेज, मेजर लैंग्वेज। यहाँ पे उर्दू थी, यहाँ पे लैंग्वेज पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान में भी उर्दू लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी यहाँ की। लेकिन यहाँ पे रहते थे बंगाली स्पीकिंग पीपल, अभी भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी जो मेजर लैंग्वेज है वो है बंगाली भाषा, बंगाली। अब भाई साहब ये बंगाली जानते हैं, उर्दू नहीं जानते। अब उर्दू ज़बरदस्ती इन पे इम्पोज की जा रही है, थोपी जा रही है, तो इनको तो गुस्सा आएगा ही ना। पहला सबसे बड़ा रीजन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, जब उर्दू डिक्लेयर की लैंग्वेज। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो 1950s में क्या हुआ, यहाँ पे देखो पाकिस्तान का सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। सेंट्रल इनकी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है। तो सेंट्रलाइज पाकिस्तान स्टेट है जो, उसने अनडेमोक्रेटिकली मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की स्टार्ट कर दी। यानी कि वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट करता था ईस्ट पाकिस्तान को भी, सेंट्रलाइज सिस्टम था इनका। सारे रूल्स नियम जो जारी करता था ईस्ट पाकिस्तान के लिए, वेस्ट पाकिस्तान करता था। यहाँ पे इस सिस्टम में जो बंगाली पीपल थे, इनकी कोई भी पॉलिटिकल से नहीं थी। यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ये रूल करता था ईस्ट पाकिस्तान को भी और वेस्ट पाकिस्तान को भी। जो बंगाली पीपल थे, इनकी अहमियत नहीं थी इनकी काम की। तो 1970 में वेस्ट पाकिस्तान की डोमिनेंस को चैलेंज किया गया सबसे पहली बार, क्योंकि जनरल इलेक्शन हुए, यहाँ पे इलेक्शन होने थे प्रधानमंत्री के। लेकिन यहाँ पे जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है बांग्लादेश है, जो अभी ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे एक आवामी लीग पार्टी थी। आवामी लीग पार्टी यहाँ पे मेजर पार्टी उभर के आई,
ये जीत गई सारी, लगभग ऑलमोस्ट सारी सीट यहाँ पे जीती आवामी लीग पार्टी। और इसके जो नेता थे ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग पार्टी के, वो थे शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान आवामी लीग के ये थे। और तो यानी कि इन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर बनने थे इस पार्ट के। तो ये पार्टी आई जीत के, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें लगता था अगर ये बन जाएगी पार्टी, भाई साहब ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये वेस्ट पाकिस्तान सोचता था अगर ये यहाँ पे पार्टी बन जाएगी तो ये अलग हो सकता है, इससे डिमांड कर सकता है। तो ये इसको खुशी नहीं मिली पाकिस्तान को, वेस्ट पाकिस्तान को। तो इसके लीडर इसको प्रोविंशियल विंग को, ईस्टर्न जो पाकिस्तान है, इसको यहाँ पे आवामी लीग को ये पावर देने के लिए राजी नहीं हुए। तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया शेख मुजीबर रहमान को। अब यहाँ पे भाई साहब और दंगे स्टार्ट हो गए, रियोट स्टार्ट हो गए। तो रियोट स्टार्ट हो गए तो यहाँ पे जो लोग थे वो इंडिया की तरफ भाग के आने लगे। तो यहाँ पे एक तो कारण ये था इस वार का। दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस थे। इनकी कल्चर ये बंगाली स्पीकिंग पीपल थे यहाँ पे, और ये यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग पीपल। तो दोनों की कल्चर में भाषा के आधार पे दोनों पे डिफरेंसेस थे, अंतर थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान ने, जो अभी पाकिस्तान है, वहाँ के जो आर्मी के लीडर हैं याहिया खान, मतलब ये थे, लीडरशिप थी इनकी याहिया खान की। और यहाँ पे जो आर्मी है, आर्मी के साथ मिलके इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उन पे हमला कर दिया, ब्रूटल असॉल्ट करने लगे, जो अभी बांग्लादेश है। क्योंकि ये डिमांड कर रहे थे फ्रीडम की, ये आज़ादी चाह रहे थे, क्योंकि इनके कल्चरल डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज इनकी अलग थी। तो ये दो अलग रीजन बनाना चाह रहे थे, अलग इन्होंने देश की डिमांड कर दी। अब इन पे ये अत्याचार करने लगे। जो यहाँ पे जनरल याहिया खान है, ये पाकिस्तान आर्मी थी जनरल याहिया खान के अंदर, इनकी लीडरशिप में, यानी कि ये पाकिस्तान की आर्मी के लीडर थे जनरल याहिया खान। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्रैक डाउन करने के लिए, यानी कि इनके लोगों की आवाज़ दबाई जाए, और वहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान में फ्रीडम की, इनको दबाया जाए। तो यहाँ आर्मी ने, वेस्ट पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया। ऑपरेशन सर्च लाइट का मतलब एक तरह से एक टारगेट रखा कि इसकी जो अभी बांग्लादेश है, यानी कि जो ये ईस्ट पाकिस्तान था, इसके लोगों को दबाया जाए ताकि ये फ्रीडम की डिमांड ना करें। तो ये 26 मार्च 1971 को ये ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया पाकिस्तान की आर्मी ने, इनके लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, जब ये लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, यहाँ पे जो बांग्लादेश है अभी ईस्ट पाकिस्तान है, लोगों पे अत्याचार कर रहे थे। अब ये लोग क्या है भाई साहब, भाग के इंडिया की तरफ आ रहे थे। ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में आ रहे थे, क्योंकि देखो इंडिया का तो बॉर्डर लगता है ना, ये बांग्लादेश है जो अभी, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये जो बांग्लादेश थे, बांग्लादेश जो है अभी ईस्ट पाकिस्तान था पहले, यहाँ से बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आ गए, कुछ मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, इन स्टेट में आने लगे ये भाग के। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ये आए वेस्ट बंगाल में। अभी बांग्लादेश नहीं बना, अभी ईस्ट पाकिस्तान है, तो ये वेस्ट बंगाल में आने लगे। तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट पे, उस पर भाई साहब बर्डन बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। यहाँ पे रिफ्यूजी आ गए, शरणार्थी। तो यहाँ स्टेट ने अपील की प्राइम मिनिस्टर से, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी से अपील की कि गवर्नमेंट को स्टेप ले, और यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड भिजवाया, शेल्टर, उनके लिए शेल्टर असिस्टेंस दी, यानी कि रहने के लिए उनके लिए तिरपाल वगैरह, घर वगैरह उपलब्ध कराए, फूड उपलब्ध कराए। लेकिन ये ज़्यादा रिफ्यूजी बढ़ते ही जा रहे थे, तो बोझ ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट कर लिया इसमें, तो बांग्लादेश का साथ दिया। अभी बांग्लादेश बना नहीं है, अभी ईस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया। तो यहाँ से इंडिया और बांग्लादेश की कोऑपरेशन स्टार्ट हो गई। अभी ईस्ट पाकिस्तान है, अभी बांग्लादेश नाम लिया जा रहा भले, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और इंडिया की कोऑपरेशन स्टार्ट हो गई। इंडियन आर्मी ने साथ दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक मुक्ति वाहिनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। ये बांग्लादेशी गुरिल्ला थे, यानी कि बांग्लादेश लोग थे जो छुप के वार करते थे, मुक्ति वाहिनी। तो इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया, यानी कि बांग्लादेश की मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सिविलियन, ये सब ने पाकिस्तानी फोर्सेस को हरा दिया, पाकिस्तान की जो आर्मी थी। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने 16 दिसंबर 1971 को ये सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए इंडियन आर्मी के सामने। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, ये चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे ईस्ट पाकिस्तान के, और पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर भी थे पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस के, ईस्ट पाकिस्तान में लोकेटेड थे। तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर लिया, इन्होंने सरेंडर कर लिया और साइन कर दिए भाई साहब सरेंडर पे। और जो यहाँ पे 93,000 पाकिस्तानी ट्रुप थी, उन्होंने सरेंडर कर दिया इंडियन फोर्सेस के सामने।
इंडियन फोर्सेज और बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेज, यानी कि इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी दोनों ने मिलकर चलाया था। जो बांग्लादेश की तरफ से जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी मुक्ति वाहिनी, वहाँ के जो लोग थे ये मुक्ति वाहिनी बना रखी थी, छुप के इन पे गुरिल्ला वार करते थे, छुप के वार करते थे पाकिस्तान की आर्मी पे। तो इनके सामने इन्होंने घुटने टेक दिए, हार गई। तो 13 दिन का ये चला लगभग। इसके बाद जब ये हार गई, जब इन्होंने ये साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर 1971 में, उसके बाद ये बांग्लादेश नया देश बन गया। यानी कि ईस्ट पाकिस्तान अब नहीं रहा, ईस्ट पाकिस्तान की जगह नाम हो गया, नया नेशन उभर के आया, बांग्लादेश बन गया। तो इंडिया के लिए इसकी इंडो पाकिस्तान जो वार हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्या आउटकम निकली, क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? देखो, एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, क्योंकि आप सबको पता है ये पाकिस्तान है जो इंडिया और पाकिस्तान का चलता ही रहता है वार भाई साहब। तो पाकिस्तान के पास पहले दो ऑप्शन थे 1971 से पहले, दोनों तरफ से घेरता था इंडिया को, ईस्ट पाकिस्तान से भी हमला करता था और पाकिस्तान इधर से भी, वेस्ट और ईस्ट से दोनों तरफ से हमला करता था। यानी कि इंडिया को फायदा ये हुआ, अब अलग नेशन बन गया। अब बांग्लादेश तो ये पाकिस्तान का साथ देगा नहीं, तो दो फ्रंट से जो थ्रेट थी, खतरा थी, वो अलग एलिमिनेट हो गया, रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया इंडिया के लिए। पहला इंपॉर्टेंस तो ये, यानी कि ईस्टर्न फ्रंट से अब इनएक्टिव हो गया 1965 में। ये क्या है, वैसे तो 1965 से भी इनएक्टिव था ये, लेकिन यहाँ पे इंडिया को ये रोकने के लिए अपने फोर्सेस तो रखता था, मिलिट्री रिसोर्सेज रखता था पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में अपने इक्विपमेंट वगैरह, ये जो अभी बांग्लादेश है, अपने इक्विपमेंट मिलिट्री सोर्सेज वगैरह रखता था और इधर से इंडिया को घेरता था। तो इंडिया को ये खतरा नहीं रहा। दूसरा, इंडिया ने डिपार्चर किया नॉन अलाइनमेंट से, क्योंकि देखो आप सबको पता है एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम चलाया नेहरू जी ने, मेजर रोल था नेहरू जी का, और भी कंट्री थी इसमें ये था कि जब कोल्ड वार चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लगभग ये कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था बहुत ही ज़्यादा मेजर रूप से। कोल्ड वार आप सबको पता है शीत युद्ध बोलते हैं, ये कोई लड़ाई नहीं होती हथियारों से, ये आइडियोलॉजी का युद्ध था। एक तरफ यूएस था अमेरिका, एक तरफ यूएसएसआर यानी कि रसिया का नाम पहले था, रूस का नाम पहले यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में विचारधारा का चल गया था। ये इधर कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहा था। कैपिटलिज्म का मतलब है कि ये पूंजीवाद, जहाँ पे सारी प्रॉपर्टी लगभग प्राइवेट हाथों में रहेगी। कैपिटलिज्म का मतलब ये हुआ, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद हिंदी में बोलेंगे। और ये कर रहा था कम्युनिज्म को। कम्युनिज्म का मतलब है सारी प्रॉपर्टी लगभग गवर्नमेंट की रहेगी, सरकार की रहेगी, जिसका भी हाउस है वो भी सरकार का रहेगा, वो सरकार को रेंट देगा। तो ये दोनों अपनी विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, यानी कि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म। जैसे हमारे यहाँ पे देखो लोगों के जो घर हैं खुद के हैं, गवर्नमेंट के थोड़ी नहीं है, और कुछ प्रॉपर्टी, बहुत सारी, आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी, लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की भी है, सरकार की भी है, कुछ प्रॉपर्टी खेत वगैरह या ज़मीन वगैरह, और कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट हाथों में, कुछ गवर्नमेंट के हाथों में। तो हमारे यहाँ पे मिक्स्ड सिस्टम है, लेकिन ये ऐसा यूएस और यूएसएसआर में अलग अलग है। तो इसके बाद इंडिया ने दोनों ग्रुप को ये ज्वाइन नहीं किया, हमने एक अलग ग्रुप बनाया नाम मूवमेंट। लेकिन जब ये नाम मूवमेंट हमने बनाया तो हमने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन जब 1971 का इंडिया पाकिस्तान का वार चलने वाला था, तो इससे पहले इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी, एक इंडिया और यूएसएसआर की, रसिया के बीच में एक संधि हुई। इसमें यह था कि अगर इंडिया पे कोई वार करेगा तो रसिया साथ देगा, रसिया पे कोई युद्ध करेगा तो इंडिया साथ देगा। तो इस ट्रीटी की वजह से, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, रसिया के साथ कोई ना, यूएस के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं थी हमारी, लेकिन इससे डिपार्चर हो गए हम, इंडिया डिपार्चर हो गया, यानी कि अलग हो गया इससे। तो इंडिया इंडो सोवियत ट्रीटी हुई। इसकी वजह से, इस ट्रीटी की वजह से क्या हुआ था, जब इंडो पाकिस्तान वार चल रहा था तो यूएस अपनी मिलिट्री भेज रहा था, नेवी। तो ये इंडियन ओशन में आ भी गए थे, इसकी जहाज वगैरह, इसके शिप वगैरह आ गए थे यूएस के। लेकिन जब ये ट्रीटी को देखते हुए रसिया ने जब साथ देना शुरू किया कि रसिया खतरा हो गया कि रसिया साथ दे सकता है इस ट्रीटी की वजह से इंडिया का, तो यूएस की जो शिप थी ना वापस ही चलेगी, यहीं से मुड़ गई इंडियन ओशन से। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, यूएस ने फिर साथ नहीं दिया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने पाकिस्तान और यूएस की पहले दोस्ती अच्छी थी। तो ये विक्ट्री जो हुई इंडिया के लिए, एक तरह से फॉरेन पॉलिटिक्स में भी मेजर रोल प्ले किया, इसने मेजर रोल प्ले किया। यानी कि बहुत सारी जो कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के सहित, अमेरिका ने भी ये रियलाइज़ किया कि जो साउथ एशिया है उसमें जो मेजर पावर है जो इंडिया के पास है। साउथ एशिया में देखो ये कंट्री आती हैं, साउथ एशिया जो ये है, ये वाले मैप में देखो, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, इनमें साउथ एशिया में मेजर जो पावर उभर के आई वो इंडिया उभर के आया। तो यही था बस इस लेक्चर में।